वेरी गुड मॉर्निंग। बीकॉम थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ग्रुप सेकंड में एफएमओ फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन का हम एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुए हैं। लास्ट मेरे जो लेक्चर्स हुए थे उसमें आपने देखा होगा हमने इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात की थी, फिर हमने फाइनेंशियल मार्केट्स की बात की थी और उस फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने दो प्रकार के मुख्य रूप से मार्केट देखे थे, एक तो मुद्रा बाजार और एक पूंजी बाजार। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पूंजी बाजार के बारे में बात कर रहे हैं। पूंजी बाजार में हमने पहले भी बात की थी, लेकिन आज उसका हम विस्तृत रूप से लेक्चर आज इसमें हम डिलीवर करने जा रहे हैं। तो पूंजी बाजार जैसा आप देख रहे हैं कि है क्या, वैसे पूर्व लेक्चर भी मैंने कहा था, और जो अंतर का सबसे बड़ा कारण बनता है मुद्रा पूंजी बाजार का वो है इनके अवधि को लेकर। यानी मुद्रा बाजार क्या है, सीधी सी बात है कि मुद्रा बाजार वह बाजार है जहां पर अल्पकालीन कोषों का लेन देन होता है। जो कॉमर्शियल बैंक्स वगैरह हैं ये सब अल्पकालीन कोषों में लेन देन करती है, अल्पकालीन ऋणों में लेन देन करती हैं। वहीं पर पूंजी बाजार में दीर्घकालीन कोषों का लेन देन होता है। दीर्घकालीन कोषों का मतलब कौन से कोष? दीर्घकालीन प्रतिभूतियां, इसको आप आगे पढ़ेंगे, शेयर्स, डिबेंचर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स एसेट्रा, ये सारे दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में सम्मिलित होते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह कि इसकी परिभाषा मुख्य रूप से यही है कि जहां पर दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है वो पूंजी बाजार कहलाता है। और दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन कहाँ होता है? दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है स्टॉक मार्केट में। तो अगर हम पूंजी बाजार को स्टॉक मार्केट कहें तो कोई गलत नहीं होगा, यानी आपका स्टॉक मार्केट ही पूंजी बाजार कहलाता है। स्कंद विपणन इसको हम बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में स्टॉक मार्केट के नाम से जाना जाता है, जहां पर कि शेयर, डिबेंचर्स और भी सभी प्रकार की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। इसकी एक अलग प्रक्रिया है जिसको आप आगे देखेंगे कि किस प्रकार ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। CDSL, NSDL, डीमेट, ऐसे कई टर्म हैं जो आपको जानने चाहिए, जिसके बारे में आगे बात करेंगे। क्योंकि स्टॉक मार्केट अभी बहुत ही पॉपुलर बाजार है जहां पे हर देश का सिटीजन शायद ये जानता होगा, जिसको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। करोड़ों लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, नया अंश आते हैं उसमें लगाते हैं, और भी कई प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाते हैं। तो इसके बारे में आगे और बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि ये क्या कितने प्रकार का होता है। पूर्व में भी यद्यपि हमने बात की थी, लेकिन आज चूंकि हम अलग से चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो दो प्रकार का मुख्य रूप से हमने डिवाइड किया है इसको, एक तो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार और दूसरा सरकारी प्रतिभूति बाजार। यानी पहले हम अगर ये लें सरकारी प्रतिभूति बाजार, तो उसको देखिए, हम पहले भी हमने एक शब्द यूज किया था, गिल्ट एज्ड मार्केट। शेष प्रतिभूति बाजार जिसको भी हम बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति बाजार, यानी ये वह बाजार है जहां पर कि सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन होता है। सरकार की प्रतिभूतियां जो गारंटीड होती हैं सरकार द्वारा, मूल और ब्याज की वापसी की इसमें पूरी गारंटी होती है, इसीलिए इसको श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार कहते हैं। और व्यापारिक बैंकों का अधिकांश पैसा इसमें भी लगाया जाता है ताकि किसी प्रकार से उनका पैसा नहीं डूबे, क्योंकि बैंकों का पैसा जनता का होता है, और अगर जनता का पैसा डूब जाता है तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में इसके बहुत घातक परिणाम, दुष्परिणाम होते हैं। तो ऐसी स्थिति में बैंक्स सेफ जगह लगाने पसंद करती हैं। ये बात जरूर है कि इसमें रेट ऑफ रिटर्न बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से ये उत्तम प्रतिभूतियां मानी जाती हैं, इसलिए इसको श्रेष्ठ प्रतिभूति बाजार के नाम से भी कहा जाता है। और दूसरा इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट जो हमारा बहुत पॉपुलर है, औद्योगिक प्रतिभूति बाजार, जहां उद्योगों की प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है, वो औद्योगिक प्रतिभूति बाजार कहलाता है। इसको भी हम दो भागों में डिवाइड हमने पहले भी किया था, आज फिर हम देख रहे हैं कि इसमें एक तो कहलाता है प्राथमिक पूंजी बाजार और दूसरा सहायक प्रतिभूति बाजार या न्यू इश्यू मार्केट, और इसको हम बोलते हैं। तब दोनों में क्या फर्क है? न्यू इश्यू मार्केट से मैंने पूर्व में भी कहा था, अगर आपने इसको ध्यान से सुना देखा होगा, कि जब पहली बार कोई कंपनी मार्केट में इश्यू लेकर आती है तो उसे न्यू इश्यू मार्केट के नाम से जाना जाता है। यानी अगर मुझे पैसा चाहिए और मैं अंश के माध्यम से करना चाहता हूं, तो फिर सबसे पहले मुझे अंशों का इश्यू करना होगा
तो जहां पर ये अंशों का इश्यू होता है, इश्यू ऑफ शेयर्स, या जिसको हम बोलते हैं कि जहां जिस बाजार में, उसे न्यू इश्यू मार्केट बोलते हैं। बहुत सारे इश्यू अभी आए थे, अभी आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI कार्ड का इश्यू आया था, यद्यपि इसको सफलता नहीं मिल पाई क्योंकि उसके बाद में कोरोना की वजह से पूरा इकोनॉमी में आपने देखा होगा सेंसेक्स किस स्तर से किस स्तर पर आ गया। सेंसेक्स क्या है ये भी मैंने आपको अपने PDF में डालकर आपने देखा होगा। सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होती है, ये सब टर्म ऐसी हैं जो आपको, BSE क्या होता है, NSE क्या होती है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं जो आपको जानने जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप जब तक ये नहीं जानेंगे आपको समझ नहीं आएगा कि किस प्रकार सौदे होते हैं। तो ये हम आगे इसकी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि जैसे हमने बात की है, और अभी आपने एक देखा होगा एक बहुत शायद अगर जिनको जो इंटरेस्ट है, तो एक ग्रोसरी केमिकल का एक इश्यू आया था और बहुत अच्छा रिटर्न दे गया वो। तो ये और आगे चूंकि जैसे जैसे इकोनॉमी सुधरेगी, जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि कोरोना के लिए वैक्सीन आ रही है, मार्केट भी सुधरता जा रहा है। जो मार्केट की स्थिति थी आज से 6-4 महीने पहले और आज में बहुत फर्क आ गया है। एक भय का वातावरण था, वो भय निवेशकों का दूर हुआ है। तो पूंजी बाजार आप देखेंगे कि किस प्रकार एक देश के लिए आवश्यक होता है, इसके लिए हम देखें आगे इसकी क्या क्या इसकी महत्व है, क्या कार्य करता है ये। और सेकेंडरी मार्केट का मतलब क्या है कि जब न्यू इश्यू मार्केट में जब कोई इश्यू आता है तो उसकी जब तक कि वो लिस्टेड नहीं हो जाता, वो शेयर लिस्टेड नहीं हो जाते, कंपनी को उसको लिस्टेड कराना पड़ता है, उसकी लिस्टिंग करानी पड़ती है। और लिस्टिंग जिस दिन होती है उसी दिन इसको आप इसका सौदे कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसके ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते, जिसको हम सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है कि शेयर स्टॉक मार्केट का या फिर पूंजी बाजार का, जिसको बोलते हैं पूंजी बाजार का क्या महत्व है। देखिए पूंजी बाजार का बहुत ही अत्यधिक इसका महत्वपूर्ण स्थान है, और अगर आज स्टॉक मार्केट नहीं हो तो शायद आपके देश में सारी गतिविधियां ठप हो जाए। यानी मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार दोनों ही आवश्यक हैं, और दोनों ही बाजार अगर किसी भी प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं तो वो देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही निष्क्रिय हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें इसका देखना होगा इसका क्या रोल है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है रोल, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, तो ये जैसे मैं पूर्व में भी कहता रहा हूँ कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है कि कुछ चीजें कॉमन होती हैं, केवल आपको थोड़ा सा शब्दों को बदलना पड़ता है, आंसर लगभग सबका सेम ही होता है। और यही आर्ट ऑफ राइटिंग जिसको बोलते हैं कि क्वेश्चन आंसर लिखने का जो कला है वो कला ये होती है कि थोड़ा सा अगर आप चेंज कर देते हैं अपने शब्दों को तो उत्तर लगभग सेम वही रहता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना आपको ध्यान रखना है कि अगर रोल आ जाए, इंपॉर्टेंस आ जाए, महत्व आ जाए, फंक्शंस आ जाए तो आपका आंसर सेम होना चाहिए। और इसीलिए हिंदी के साथ साथ मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता रहा हूँ कि हिंदी के साथ साथ में उनको अंग्रेजी वर्जन भी देखना चाहिए, क्योंकि कई बार हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है, अंग्रेजी में देखते हमें कई बार चीजें समझ में आ जाती हैं। तो मैं तो बहुत सारे मैं आपको इस शॉर्ट में बता देता हूँ कि पूंजी बाजार करता क्या है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, जैसे बात की हमने कि जैसे मुद्रा बाजार का एक पार्ट है पूंजी बाजार, को अलग से बाजार नहीं है। जरूर है कि मुद्रा बाजार दिखता नहीं है, एक पूंजी बाजार का स्थान होता है। जैसे BSE है जो बॉम्बे में आप देखते होंगे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपकी वस्तुओं को मोबिलाइज कर रहे हैं। आज कोई शेयर आया, मैंने इसमें लगाया अपनी सेविंग, जो पूरी की मेरी सेविंग थी मैंने उसको लगा के, तो कंपनी में लगा के उसको क्या हुआ, मोबिलाइजेशन हुआ, उसका कंपनी को पूंजी प्राप्त हुई। और वो आगे क्या करती है, उससे क्या क्या होता है, आप आगे देखिए। तो ये एक वस्तुओं का मोबिलाइजेशन सेविंग का एक बहुत अच्छा साधन होता है, एक प्लेटफॉर्म है। और ये सारे क्या करते हैं, पूंजी निर्माण को बढ़ावा, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है, मैंने पूर्व में बताया था कि पूंजी निर्माण को घर में देखिए, इनकम को अगर आपने पूरा खर्च कर दिया तो वो किसी भी प्रकार से फ्रूटफुल नहीं होता। जो भी मुझे इनकम हुई है, मैंने कुछ पार्ट उसको खर्च किया, खर्च करना जरूरी भी होता है, और उसका कुछ भाग मैंने बचा के रखा। बचाया हुआ जो भाग होता है वो सेविंग कहलाता है। लेकिन केवल सेविंग से कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगा, अगर मैंने उसको घर पे रख लिया तो अगर मैं क्या करता हूं, मैं बैंक्स में जमा कराता हूं, मैं शेयर्स में लगाता हूं, तो उसका परिणाम ही होगा कि बैंक को पैसा प्राप्त हुआ, बैंक उसका क्या करते हैं, आगे उसको ऋण के रूप में दे देते हैं, वो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग कहलाता है। और कंपनी भी क्या करती है, कंपनी को पैसा प्राप्त करके कंपनी उसको उत्पादन का उपयोग करती है, और जिससे पूंजी निर्माण होता है। तो ये पूंजी निर्माण का एक बहुत अच्छा इसका फंक्शन होता है, जिसके माध्यम से
देश का पूंजी निर्माण होता है, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, तो आगे उसका निश्चित रूप से देश का विकास होता है। तो ये सब आगे वीडियो में पूंजी निर्माण, पूंजी का साधनों का समुचित वितरण होता है। अब जिनको पूंजी, जिनके पास में अधिक है, जिनके पास और जिनको पूंजी चाहिए, उन दोनों के बीच में लिंक का कार्य करता है आपका स्टॉक मार्केट, पूंजी बाजार। यानी ये आप उन लोगों को दे रहा है जिनको इसकी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो पूंजी का साधन जो निष्क्रिय पड़े थे, उन साधनों को ये उन लोगों को देकर देश में पूंजी के साधनों का एक समुचित उपयोग कर रहा है, समुचित वितरण भी कर रहा है, साथ साथ उनका समुचित प्रयोग भी कर रहा है। आज मेरे पास में पड़ा है, कुछ काम का नहीं है पैसा, लेकिन अगर जैसे मैं किसी कंपनी में लगाता हूँ, कंपनी के द्वारा शेयर अलॉट होते हैं, कंपनी को पैसा मिलता है, तो वो पैसा कंपनी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो काम आता है, उसके विकास के काम में आता है, उसके विस्तार के काम में आता है। कंपनी के विकास और विस्तार के काम आएगा तो सभी लोगों को इसका फायदा होता है। इसको आप आगे देख रहे हैं कि सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली का विकास होता है। ये सारी चीजें जब बैंकों के माध्यम से हो रही हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार जुड़े हुए हैं आपस में, तो निश्चित रूप से देश में बैंकिंग सिस्टम भी बहुत साउंड होता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं आपके मनी मार्केट को भी सपोर्ट करते हैं। उद्यमिता का विकास होता है, एंटरप्रेन्योरशिप। आज मेरे पास में नॉलेज भी है, मेरे पास में लेकिन पूंजी नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप तो क्या होता है, मैं शेयर्स इशू करके मैं लोगों से पूंजी प्राप्त करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का उद्यमिता का विकास होता है। उद्यमिता का विकास होता है तो इससे नए उद्योग खुलते हैं, नए उद्योग में पूंजी प्राप्त होकर वो उत्पादकता में वृद्धि करते हैं, जिससे रोजगार में वृद्धि होती है। एंटरप्रेन्योरशिप तो किस प्रकार ये सहयोग करता है, और इसी में आप आगे देखिए कि तीव्र आर्थिक विकास, अब निश्चित रूप से जिस देश में पूंजी निर्माण ज्यादा होगा, उत्पादकता में वृद्धि होगी, रोजगार में वृद्धि होगी, वो देश का आर्थिक विकास भी तेजी से होता है। और फिर सरकार को ऋणों वित्तीय साधनों की प्राप्ति होती है। सरकार भी निश्चित रूप से जो कि बॉन्ड, सरकार को भी ऋणों की प्राप्ति आवश्यक होती है, क्योंकि सरकार का जो आय व्यय होते हैं व्यय पूरे हो जाते हैं, आय पूरी प्राप्त होती नहीं है, कर के रूप में भी आय पूरी प्राप्त नहीं हो पाती, तो सरकार ऋणों का सहारा लेती है। और ऋणों के सहारे के लिए सरकार इस प्लेटफॉर्म का यूज करती है, पूंजी बाजार का प्रयोग करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि जहाँ सरकार का भी एक प्रकार का ये सहायता प्रदान करते हैं। तो जो बॉन्ड्स वगैरह इश्यू होते हैं, बॉन्ड सरकार प्राप्त इश्यू करती है, जनता से पैसा प्राप्त करती है, वो भी पूंजी बाजार के माध्यम से प्राप्त करती है। और अर्थव्यवस्था का मापक यंत्र है, ये आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका अलग से पूछा जाता है कि स्टॉक मार्केट किसी भी अर्थव्यवस्था का मापक यंत्र कैसे है, बताइए। तो ऐसे कई प्रकार कोटेशन आ जाते हैं। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का ये सूचक यंत्र है, और उसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं देश की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है। पूंजी बाजार, अगर आपका स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब देश का ग्रोथ हो रहा है, क्योंकि निश्चित रूप से लोगों का विश्वास बढ़ता है। और पूंजी बाजार में जैसे आपने देखा कि विश्वास कम होते ही, विश्वास खत्म होते ही क्या स्थिति हुई है कोरोना में, जब लोगों का विश्वास खत्म हो गया कि पता नहीं क्या होगा आगे, भविष्य क्या होगा, तो एकदम से मार्केट कितना पॉइंट्स, 2000 पॉइंट्स डेली गिरता था। ये अपने आप में एक बहुत ही विचित्र स्थिति थी, जबकि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के बाजारों की स्थितियां खराब हो गई, क्योंकि ये जनता के विश्वास पे ही सब चलता है। आज अगर हम लोगों का, जो हम इन्वेस्टर्स हैं, जिनका पूंजी बाजार में अगर विश्वास खत्म हो जाए, तो वो पूंजी बाजार हमेशा, जैसा आपने पहले भी 1992 में ऐसा हुआ था, जब हर्षद मेहता कांड हुआ था, मैंने पूर्व में भी आपको ये चीज बताई थी कि हर्षद मेहता कांड के कारण लोगों का विश्वास खत्म हो गया और पूंजी बाजार, स्टॉक मार्केट आपका क्रैश हो गया। लोगों ने कई सालों तक उसमें पैसा नहीं लगाया, लेकिन धीरे धीरे वापस विश्वास बढ़ता है, सरकार प्रयास करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा सेबी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, मैंने अपने पीडीएफ ये डाला है सेबी का भी। तो सेबी की स्थापना के का जो मुख्य कारण भी यही था, जो स्कैम हुआ था 1982 में, हर्षद मेहता स्कैम, वो एक बहुत बड़ा कारण था। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके माध्यम से पूंजी बाजार को रेगुलेट किया जाता है। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंपनियों द्वारा माल प्रैक्टिसेस की जाती थी, बहुत ज्यादा इन्वेस्टर के साथ में चीटिंग की जाती थी, फ्रॉड्स किए जाते थे, लेकिन धीरे धीरे वो काफी चीजें कम हो गई। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया, लेकिन कम जरूर हुआ है, और इसमें सेबी का बहुत बड़ा रोल रहा है, इसके बारे में अलग से बात करेंगे। तो कुल मिलाकर ये अर्थव्यवस्था का मापक यंत्र है, जिसके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। तो ये आपका था पूंजी बाजार का क्या रोल है किसी भी देश में, पूंजी बाजार क्या किस प्रकार, यानी पूरा डिपेंड करता है आपका मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ये दो बाजार ऐसे हैं जो देश के विकास को बताते हैं, जिसमें स्टॉक मार्केट का एक अलग ही
महत्वपूर्ण रोल होता है। धन्यवाद।